कैसे हैं आप लोग। मैं महेंद्र विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसको देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार है उनके गुणों के आधार पर उनके कई भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि कई रूपों में उनको दिखाया गया है, कई चीज़ों में उसको बांटा गया है। तो जिसमें कि कई सारे हैं, उनमें से हम कुछ अभिक्रियाओं को बारे में इस पार्ट 2 में देखेंगे वीडियो में, और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पूरे इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो सबसे इसमें पहले वाली अभिक्रिया की अगर बात करें, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको देखेंगे तो इसको परिभाषित करने की बात अगर कहें तो देखो होता क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब देखिए समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और केवल एक ही पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब आप देखते होंगे जब आप लोग शरबत बनाते हो, मान लो मोटी मिसाल, एक उदाहरण के तौर पर आप सब लोग शरबत बनाते हो तो शरबत में आप लोग क्या क्या डालते हो, चीनी डालते हो, पानी लेते हो, नींबू भी डालते हो, नमक भी डालते हो बहुत से लोग थोड़ा बहुत। तो इसको मिलाकर केवल क्या बनता है, शरबत। तो ये मिलाया कई चीज़ों को, हमको मिलाया, पानी को मिलाया, चीनी को मिलाया, नींबू को मिलाया, थोड़ा बहुत नमक भी मिलाया, तो इसको क्या कहा, तो बन रहा है केवल शरबत। उधर तो ये नाम नहीं मतलब बोल रहे हैं ना कि चीनी मिला शरबत, ये चीज़ें मिली शरबत, या नमक मिला या पानी मिला, इसे तो नहीं बोलते ना, लेकिन शरबत नाम देते हैं। उसी प्रकार समझिए ठीक कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जोड़े, मान लो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जोड़कर केवल एक ही बन गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया। इसका अर्थ अगर जाने तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सारी चीज़ों का अगर अर्थ हम जानते जाए तो आसानी से परिभाषा बता सकते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब अर्थात जुड़ने वाली अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब तो जानते हो कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े जो पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं अभिक्रिया। तो इन संयोजन अभिक्रिया का मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया। परिभाषित हमने दे दिया, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हम छोटा सा एकदम देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आपको बड़े की तरफ ले जाएंगे। तो H2 है और O2 है, ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करने के बाद H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं, तो इसको संतुलित भी कर देंगे। इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया, और यहाँ हाइड्रोजन अब 4 हो गए तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो आपको बैलेंस करना अगर नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी में लिंक पड़ी हुई है, उस पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। आपको चुटकियों में आ जाएगा, एकदम आसान, एकदम सरल भाषा में आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा। आप एक बार देखें तो सही, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा। एकदम चुटकियों में, यहाँ केवल थोड़ा मोटे मिसाल की तरह थोड़ा बहुत देखेंगे, बैलेंस करते हुए देखेंगे, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसमें वीडियो में आकर जाकर देख सकते हैं। देखिए, और अगर उदाहरण की अगर बात करें, मान लो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है और ऑक्सीजन से अगर क्रिया कर लिया तो जो कॉपर होता है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, इसको संतुलित कर देंगे हम। ये हुआ, समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। देखो अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन की अगर बात करें, दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में दूसरे हम प्रकार की बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले इसको जानने से पहले हम इसके अर्थ के बारे में जाने कि वियोजन माने होता क्या है। वियोजन माने देखो होता है बेटा टूटना, विघटित होना, या यूँ कह सकते हैं खंडित होना भी कह सकते हैं। खंडित होना भी कह सकते हैं, टूटना भी कह सकते हैं, विघटित होना भी यह कह सकते हैं, या टूटने वाली तो अभिक्रिया का मतलब तो आप जानते ही हो, तो हम इसको कह सकते हैं टूटने वाली अभिक्रिया या वियोजित होने वाली अभिक्रिया कह सकते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कोई क्या हो, यौगिक, मान लो कोई यौगिक है, वो किसी बाह्य प्रभावों के द्वारा टूट जाए, अपने जिन यौगिकों से मिलकर या जिन तत्वों से मिलकर वो बना हो
उस यौगिकों या तत्वों में अगर वो टूट जाता है तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखो कोई यौगिक होता है या कोई भी पदार्थ है, बिना किसी दूसरे बाह्य कारक के या बिना किसी बाह्य प्रभाव के कारण नहीं टूटता है। उसमें आप किसी कोई ना कोई बाह्य प्रभाव देंगे तभी वो टूटेगा। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर अब मान लो एक छड़ी है, जैसे अब इसमें हमने बल लगाया तब ये टूट गया कि अपने से टूट गई? अपने से नहीं टूटती ना कोई चीज़ें, या कोई भी चीज़ें होती है अपने से तो टूटती नहीं, या कोई भी उनमें बदलाव आता नहीं बिना बाह्य प्रभाव के कारण। तो इसमें क्या हो, जैसे मान लो छड़ी है, इसने हम ताकत लगाया और तोड़ दिया तभी तो टूटा ना। तो इसी प्रकार तो हम एक बाह्य कारक हो गए। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, कई बाह्य कारक होते हैं तो उनके बारे में। तो पहले इसके उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे उदाहरण है मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया या ऊष्मा दी, इसको तोड़ दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये निर्माण कर लेता है। ये तीर का मतलब होता है कि गैस बन गई तो अर्थात वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ये उड़ जाएगी, ये समझिएगा। अगर आप एक छोटा उदाहरण देखना चाहते हो तो जैसे मान लो जल ही है तो इसको आप गर्म कर रहे हो तो इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, उन्हीं अपने यौगिकों में टूट गया। तो इधर बैलेंस भी अगर देख लेते हैं तो कार्बन कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर एक, इधर ऑक्सीजन 3 है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गए, इधर भी कार्बन एक इधर है, कार्बन एक ये इधर है। बैलेंस करना आप लोग पहले ही कहा कि वीडियो में देख लेना। इधर हाइड्रोजन को देखो 4, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन भी 2। आप सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर तो केवल एक ही, ये वाला तो इधर किसी तो यौगिक की अगर पहले कोई संख्या लगी हुई, कोई भी अंक दिए हों तो उसका गुणा सबके साथ होता है। ये 2 का गुणा इसके साथ भी हो गया, अर्थात इसमें ऑक्सीजन के भी अणु जो है वो 2 हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए एक चीज़ और समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया को घटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि अलग अलग नाम क्यों बता रहे हैं हमको, जो अलग अलग नाम हम देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेपर में कई बार क्या है, जो नाम हम नहीं जानते हैं उस नाम के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे चैनल में पढ़े बच्चे किसी भी प्रश्न को यूं ही ना छोड़ कर आए, आता है फिर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या पूछा है, तो उन सभी नामों के बारे में भी मैं बताता जाता हूँ। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो कभी कभी क्या होता है, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में जानते हो छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो इसमें क्या पूछ लेता है, कभी कभी बहुत गलती में पूछ लेता है कि अभिक्रिया दे देगी, और अभिक्रिया देने के बाद उससे पूछ लेगा कि कौन सी अभिक्रिया को ये दर्शा रहा है। कोई मतलब इक्वेशन दे देगा, समीकरण, और समीकरण दे देगा, उससे पूछेगा कि किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है या कौन सी अभिक्रिया ये दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही संयोजन में देखा कि अगर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ जोड़ रहे हैं तो केवल एक ही अगर पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हमने संयोजन अभिक्रिया कह दिया। अब इसमें क्या, कोई अगर यौगिक है तो छोटे छोटे जो गर्म करने पर या विद्युत देने पर या सारी चीज़ें ठीक है धीरे धीरे टूट जाए तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन और क्या है ऊष्मीय अपघटन। उसके बारे में भी हम देखें, इसको नोट कर लीजिए, देखिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के जो प्रभाव है वो 3 प्रकार से टूटते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रभावों के द्वारा संपन्न होती है। देखो ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, अपघटन आप लोग सोच रहे होंगे कि अपघटन क्या, पहले ही बताया कि वियोजन को अपघटन के नाम से भी जानते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन, अब इसको हम परिभाषित कैसे करें, तो देखिए कोई भी वियोजन अभिक्रिया जो हो रही है अगर ऊष्मा के द्वारा संपन्न हो रही तो उससे हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। कहने का मतलब कोई यौगिक अगर ऊष्मा के द्वारा अपने लघु यौगिकों में या छोटे तत्वों में टूट रहा है तो उसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन की अगर बात करें तो कोई यौगिक प्रकाश के द्वारा अपने छोटे तत्वों में या छोटे यौगिकों में टूट रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन की बात करें तो कहने का मतलब कोई ऐसा यौगिक जो कहने का मतलब विद्युत के द्वारा अपने लघु यौगिकों में टूट रहा है तो उसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन। कहने का मतलब ये सीधी सी बात ये है कि अगर वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है तो प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा संपन्न हो रही तो ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा संपन्न हो रही है तो विद्युत अपघटन। इसके उदाहरण की अगर बात करें, देखिएगा उदाहरण इसका देख लीजिएगा। उदाहरण देखें जैसे ऊष्मीय अपघटन है तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही देख ले रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है इसका सूत्र। अब इसको आप लोग ऊष्मा दे रहे हो तो यहाँ लिख भी दीजिएगा कि मान लो ऊष्मा के द्वारा ये टूट रहा है। तो ऊष्मा के द्वारा हम पहले ही बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम
लघु यौगिकों में बांटते हैं, तोड़ते हैं। तो उसमें अगर दोबारा टूट रहा है तो क्या हुआ, उसमें ही अपघटन। तो देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो रहा है, जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। प्रकाशीय अपघटन की अगर बात करें तो प्रकाशीय अपघटन में मान लो जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ये किसके द्वारा टूट रहा है, प्रकाश के द्वारा। ये प्रकाश यहाँ लिख दिया हमने, तो प्रकाश के द्वारा टूट रहा है, तो प्रकाश के द्वारा इसमें लिखे तो सिल्वर अर्थात अर्जेंटम, जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं, इसका होता है सूत्र Ag, और क्लोराइड ये हो गया Cl, क्लोरीन गैस, इसलिए इसको भी ये गैस है तो मुक्त कर देंगे। अब विद्युत अपघटन की अगर बात करें तो विद्युत अपघटन में जैसे आप लोग जल का सूत्र जानते हैं, H2O होता है, इसको संतुलित करने के लिए H2H2O कह देते हैं, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। देखिएगा आप लोग विद्युत अपघटन प्रकाश के द्वारा तो समझ जाते हैं, जैसे तालाबों का पानी है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकाश से, सूरज की रोशनी कहने का मतलब सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो लघु यौगिकों में टूटने लगते हैं। इस सिल्वर क्लोराइड को अगर आप रख दोगे, सूर्य के प्रकाश पड़ते पड़ते सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस उससे अलग हो जाएगी। उसमें इसमें क्या होता है, उसमें अपघटन अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो टूट जाएगा। अब विद्युत अपघटन की अगर बात करें तो आप लोग जाड़े के समय में देखो एक इलेक्ट्रिक राड लेकर आते हो, इलेक्ट्रिक राड। आप लोग जब पानी को गर्म करते हो तो एक डिब्बे में आप लोग देखते हो कि उसको एक छड़ी के द्वारा इसे लटका दिया जाता है उस पानी में डुबोकर। तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ देरी के बाद वो पानी गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है, बॉइलिंग होने लगती है, कहने का मतलब पानी क्या है, उबलने लगता है। तो उसमें आप लोग जो इलेक्ट्रिक राड अर्थात विद्युत के द्वारा ही तो गर्म करते हो, तो उसे ही कहा गया विद्युत अपघटन। अगर वो जो जल है वाष्प बनने लगा, तो वाष्प बनने का मतलब क्या है, जो जल है वो अपने लघु यौगिकों में टूटने लगा, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होने लगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। आगे इसको नोट कर लीजिए, आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में। देखिए नोट कर लिया, चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार की अगर बात करें, तीसरी वाली अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो देखिएगा इसमें परिभाषित कैसे कर सकते हैं, या होती है विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब देखो क्या होगा, जैसे कहने का मतलब क्या, अधिक जो ताकतवर हो, जो अधिक ताकतवर हो अपने कम ताकतवर वाले को उसके घर से निकाल कर उसका घर स्वयं ले ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। वो जो किया ये विस्थापन। आप लोग देखिए, पहले आप लोग देखिएगा, आप लोग जब स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल जाते वक्त आप जब सीट में बैठते हो, जो पहले पहुंचा उसको तो बैठ गया, तो कोई बात नहीं, पहली वाली सीट पर बैठ गया। सीट पे बैठने के बाद क्या हुआ, जो बाद में सीट से आते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर होंगे, अब वो क्या करते हैं, ताकतवर हैं आपसे लोग से ज़्यादा, आपसे मजबूत हैं, तो आपको क्या करते हैं, आपको पकड़कर हटाकर उस स्थान पर स्वयं बैठ जाते हैं। तो इसको क्या हुआ, विस्थापन हुआ, मतलब कहने का मतलब तुमको हटाकर स्वयं उनको उस स्थान में बैठ गए। तो इसी प्रकार ये अभिक्रिया है। अक्सर कहते हैं ना कि चल भाई हट, मैं इसे यहाँ बैठूंगा, तो ये होता है ना अभी स्कूलों में। तो उसी प्रकार देखिएगा इसमें क्या होता है। हाँ, हालांकि कई ऐसा होता है कि रूल नंबर से बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, समझिएगा इसको। तो वह रासायनिक अभिक्रिया देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसपे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब जो अधिक क्रियाशील हो तत्व और कम क्रियाशील तत्व को क्या करे, उसके यौगिक से उसको हटा दे और वहाँ स्वयं उसके स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसे उदाहरण समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। उदाहरण में देखिए, जैसे मान लो लोहा है, अब कॉपर सल्फेट की इसको विलयन में क्या है, अभिक्रिया करवा दिया कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो कॉपर सल्फेट पे देखिएगा तो क्या करता है, देखो जो फेरस है अर्थात लोहा, जो कॉपर है, तो कॉपर क्या होता है, लोहा से कम क्रियाशील होता है। जो फेरस होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील कहने का मतलब ये जल्दी रिएक्ट करता है और कॉपर लोहे के मुताबिक थोड़ा समय लेता है रिएक्ट करने में। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो फेरस होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आपको क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता नहीं मालूम है, सक्रियता श्रेणी आप पढ़ लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी पढ़ने के बाद आपको कौन किससे कितना क्रियाशील अधिक है या कौन श्रेणी में रखा गया, उनको कितना कौन क्रियाशील है, कौन मतलब कौन से तत्व किससे कम क्रियाशील है, किससे अधिक क्रियाशील है, वो सारी चीज़ें उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में उसको चुटकियों में आप उड़ा ले जाओगे, समझ में आ जाएगा, दिमाग में आपके धंस जाएगा। तो इसमें देखिएगा, तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक पूरा यौगिक हुआ। अब यौगिक तो आप लोग जानते हो कि भाई दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना यौगिक कहलाता है। तो यहाँ ये यौगिक हुआ, अब ये कोई तत्व हुआ, तो ये क्या हुआ, अधिक क्रियाशील, अधिक ताकतवर है। तो इस कॉपर को क्या कहता है कि सुनो कॉपर भाई, तुम इसकी सल्फेट की रक्षा नहीं कर पाओगे, या इसके साथ क्रियाशील हो तो लेकिन अच्छे से रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हटो। तुमको जबरदस्ती, मतलब कॉपर को क्या है, जबरदस्ती हटा दे रहा है, कॉलर पकड़ता है, चल बाहर, इसको बाहर कर दिया। इसको फेरस क्या करता है, उसका घर से समझ लीजिए, इसका घर है ये कॉपर सल्फेट जो है, इसका एक समझो घर है कॉपर का। तो ये कॉपर को क्या करता है, फेरस जबरदस्ती उसको बाहर निकाल देता है, दबंगई दिखाकर कि ये चल बाहर चल, क्योंकि ताकतवर ज़्यादा है, कहने का मतलब क्रियाशील ज़्यादा है, इसको क्या करता है, बाहर कर देता है। तो इधर क्या हो जाएगा, अब देखो इसको बाहर कर देगा, इसके साथ स्थान पर स्वयं बैठ जाएगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इसको देखिएगा इधर, इसमें देखिएगा, अब आप फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को कहेगा तुम बाहर जाओ भाई, तुम इसकी रक्षा करने योग्य नहीं हो। तो समझ में आया ना। एक चीज़ और, एक और उदाहरण देखिएगा, मान लो जैसे जिंक है, जेड जिसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट के ही विलयन में इसको देखा, और ये इसको अभिक्रिया देखेंगे इसमें। देखो जो जिंक है वो कॉपर से भी मतलब फेरस जिस प्रकार कॉपर से अधिक क्रियाशील था, तो जेडन मतलब जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील अर्थात अधिक मजबूत है। तो इसको फिर कॉपर को कहेगा हट, चल बाहर चल हट, इसको भी बाहर कर देगा। तो जो जिंक है फिर वो जिंक सल्फेट बना लेगा, सल्फेट के साथ क्रिया करके, और कॉपर को मुक्त कर देगा, कहने का मतलब बाहर कर देगा, हटा देगा उसके यौगिक से। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला इसको नोट कर लीजिए, अगली वाली अभिक्रिया को हम बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलिए देखिए। इसके बाद अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन कहने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जिस प्रकार क्या होता था कि दो जो पदार्थ होते थे, यौगिक होते थे, जो अधिक क्रियाशील होता था कम क्रियाशील वाले को हटाता था, विस्थापन में हमने देखा। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन द्विविस्थापन में क्या होगा कि देखो तुम्हारे पास मान लो जैसे कोई पदार्थ है और मेरे पास कोई पदार्थ है, हमको कुछ चीज़ों, मुझे भी कुछ बनाना है, आपको भी कुछ चीज़ बनाना है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है कि जो मुझे बनाना हो उसके लिए वो सहायक है, और आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ जो नया बनाना है उसके लिए जो मेरे पास है वो उसको सहायक है उस बनाने में। तो इसमें क्या होता है, हम दोनों क्या करते हैं कि लेन देन कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ कि तुमको जो ज़रूरत है मैं तुमको दे दूँ, और जो मुझे ज़रूरत है उसको मुझे तुम दे दो। तो ये क्या होगा, दोनों का काम हो जाए। इसको क्या बढ़िया कहेंगे, द्विविस्थापन में, भाई तुम्हारा कहने का मतलब आदान प्रदान पदार्थों का हो। तो इसको परिभाषित देखिएगा, परिभाषित कैसे करेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के मूलकों या आयनों के विनिमय द्वारा उत्पाद का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब मूलक और आयन क्या होते हैं अभी बिल्कुल हम देखेंगे, जब समीकरण लिखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान द्वारा। इसमें क्या मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। देखिएगा, तो इसमें जब एग्जाम्पल हम देखेंगे, अभी एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे मान लो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को देखते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, देखिए अब ये यौगिक है, अभिकारक यौगिक है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो तीर के इधर कहने के बाद दायां और बायां पक्ष होता है, तो इधर के पक्ष को हमने क्या कहा गया, उत्पाद, और इधर पक्ष को अगर कहा अभिकारक। अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं या उत्पाद क्या होते हैं, तो समझिएगा अभिकारक उन्हें कहेंगे जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना पदार्थ होगा उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, प्रोडक्ट कहने का मतलब इसमें समझिएगा। अब मान लो सोडियम सल्फेट एक यौगिक है और बेरियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो इसमें देखो सोडियम को क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है, और बेरियम को सल्फेट के साथ जोड़ना है।
तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं। ये मूलक कहलाए इनके या आयन कहलाए इसके, इस यौगिक के। तो इसमें जो सोडियम होगा वो क्लोराइड से जुड़ जाएगा और बेरियम जो होगा वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इधर हम इसको दर्शा देंगे कि बेरियम को सल्फेट से जोड़ देंगे और इधर जो जोड़ेंगे हम सोडियम को जो है क्लोराइड के द्वारा जोड़ देंगे। तो इसको संतुलित भी देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो संतुलित करने के लिए जो चीज़ देखते हैं, सबसे पहले बड़े वाले को देखते हैं। सल्फेट को देखेंगे, सल्फेट इधर एक है, इधर एक है। सल्फेट कहने का मतलब इधर जो सोडियम है, इधर सोडियम के अणु 2 हैं, इधर भी 2 हैं। और देखेंगे क्लोराइड की इधर 2 है, क्लोराइड की इधर भी 2 है, क्योंकि ये 2 का गुणा सबके साथ हो जाएगा। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि अगर कोई भी तत्व या कोई किसी भी यौगिक के पहले अगर कोई अंक दिया हो, कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट दी हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसका गुणा जो होता है मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाता है। इसको देख लिए। अगर आप देखना चाहते हो सिल्वर एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हम अगर अभिक्रिया करवाएं तो आशा करता हूँ ये वाला आप अपने से कर लोगे। देखिए Ag और Cl कहने का मतलब ये इसके साथ हटकर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़कर इसके साथ जुड़ जाएगा इससे हटने के बाद, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिल्वर क्लोराइड बना लेगा और इधर जो होगा पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर देख बैलेंस के लिए अगर देखना चाहते हो, बैलेंसी के लिए अगर कहने का मतलब संतुलित के लिए, तो देखिए इधर Ag के एक अणु है, इधर Ag के एक अणु, इधर से क्लोराइड कितने हैं, इधर एक है, इधर भी एक है। इधर देखिएगा अगर आप लोग तो जो है पोटेशियम इधर एक है, पोटेशियम भी इधर है, नाइट्रेट इधर एक है, तो नाइट्रेट के अणु भी इधर एक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले पार्ट में हम लोग वीडियो 3rd पार्ट में इस वीडियो को पूरा कर देंगे, इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आप लोग एक चीज़ रुकिएगा थोड़ा, आप लोग देखिए वीडियो आप लोग देखते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से परीक्षा में गेन कर सकें। देखिए एक चीज़ और बताने को बोल गए, जो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, इसको उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से। मान लो अगर आपसे उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से पूछ ले, तभी पर इसी को ही बताना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।